एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसका जो टेस्ट सीरीज नंबर 204 हम करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम जो कंटिन्यू करने लग रहे हैं उसमें आज करेंगे 204, यानी कि हम 3 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं और आज ये चौथा है हमारा। ये जो टेस्ट सीरीज तैयार करी गई है, जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन है जो प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी पेपर जो प्रश्न होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। पूरा सीईटी के आधार पर ये पेपर सेट जो पूरा है वो तैयार किया गया है और इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल हैं। जीके के भी हैं, इसमें कंप्यूटर के भी हैं, हरियाणा जीके भी है इसके अंदर, और इसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं प्रॉपर। पेपर के अंदर जैसे हरियाणा जी के 20 नंबर की या 25 नंबर की जो आएगी तो उसके इतने ही परसेंट दिए गए हैं। 10 सवाल इंग्लिश के, 10 मैथ के सवाल दिए, 10 रीजनिंग के, इस हिसाब से अलग अलग करके 100% इसमें तैयार किए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके पेपर से पहले तक हम लगभग 100 से 150 प्रैक्टिस सेट करने का टारगेट है सीईटी एग्ज़ाम आने से पहले तक। ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है और ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 100% होंगे इस क्लास के अंदर और हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से हमने प्रश्न उठाने की कोशिश करी है, यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं सारे उनसे 2% लिए हैं और लगभग इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके लिए है सारा कुछ। अगर आप टेस्ट सीरीज भी करते हो सारी की सारी तो भी आपका पेपर काफ़ी आसान आपको लगेगा, क्योंकि सारा कुछ पेपर के अंदर रिपीट ही होने वाला है। तो चलिए आज टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो करते हैं। और निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज यूज्ड टू डिक्लेयर द सक्सेसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, यानी कि जो कौन सा शासनकाल था, जो राजा होते थे ना वो अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कि मेरे मरने के बाद ये उत्तराधिकारी बनेगा, या खुद ही पहले बता देते कि अब ये उत्तराधिकारी बनेगा मेरे बाद। चालुक्य वंश, कदम वंश, चोल वंश या फिर कलचुरी वंश? तो कौन सा वंश था वो थे चोल वंश के शासक। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, चोल वंश के शासक थे। और चोल वंश कहाँ से शुरू होता है? ये संगम जो वंश है वहीं से शुरू होता है चोल वंश आगे। उसके बाद अगला है गियासुद्दीन तुगलक का क्या नाम था? गियासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक, जफर खान, मलिक काफूर या उबेग खान? तो गियासुद्दीन तुगलक और इसका जो नाम था दूसरा वो था गाजी मलिक। गाजी तुगलक और गाजी मलिक ये इसका नाम था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का जो नाम था वो था गाजी मलिक, ये ध्यान रख लेना, गाजी मलिक ये इसका नाम था। अगला है प्रश्न, और प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली फॉर 6 ईयर्स? इनमें से कौन ऐसे हैं जो लगातार 6 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन हेड रहे हैं, मुख्य रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो लगातार 6 साल तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने लगातार 6 साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। 1886, देखो ये जो सबसे पहले बने दादा भाई नौरोजी, ये बने थे 1886 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले
ये सिर्फ एक बार बने थे। ये कब बने थे? 1905 में। उसके बाद नेहरू बने थे सबसे ज़्यादा बार। सबसे ज़्यादा बार वैसे बने थे जवाहरलाल नेहरू, और अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे 6 बार ही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बने थे 8 बार। अगर क्वेश्चन ये आए कि इस कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक, तो रहे हैं 8 साल ये जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये लगातार 6 साल रहे थे कंटिन्यू। ठीक है, लगातार 6 साल तक रहे थे। जवाहरलाल नेहरू बीच बीच में हट गए थे, जैसे 1929, 30, 36, 37 इस हिसाब से रहे थे, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद बीच में कंटिन्यू 6 साल बने थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू टोटल 8 बार सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। ध्यान रख लें दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? द प्रोविजन इन 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, यानी जो संविधान में 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है वो किसके लिए दी गई है? तो पहला है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, दूसरा है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तीसरा है पंचायत की शक्ति प्राधिकारों उत्तरदायित्वों के लिए, चौथा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो भारत की जो अनुसूचियाँ जो दी गई है, तो 5वीं और 6ठी जो है वो SC जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनकी जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए ये दिया गया है। 5वां और 6ठा जो अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान की शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित है। वो ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछता है शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कौन सी अनुसूचियाँ 5वीं और 6ठी अनुसूची है। अगला है प्रश्न नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि ये मैच कर रखा है, इसमें से एक गलत है, तो कौन सा गलत है? मुरी झारखंड, अलवाई केरला, धर्मापुरी ओडिशा और कोयली गुजरात। कोयली गुजरात के अंदर है, ये भी सही है। मुरी झारखंड के अंदर है, ये भी सही है। अलवाई केरला के अंदर है, ये भी सही है। लेकिन धर्मपुरी ये ओडिशा में नहीं है, ये है तमिलनाडु के अंदर। धर्मपुरी कहाँ पर है? धर्मापुरी ये है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत मैच किया गया था। प्रश्न नंबर 5 के बाद अगला है प्रश्न नंबर 6। इसमें बताना है कि रेलवे जोन के मुख्यालय दे रखे हैं, ये मुख्यालयों के नाम है और ये रेलवे जोन दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इनमें से। रेलवे जोन के जो कितने जोन है रेलवे के? 18 जोन है रेलवे के, उनके मुख्यालय बता रखे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत बताया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है, ये सही है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में ही है, सही है ये। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता के अंदर है। ईस्टर्न रेलवे का वो है कोलकाता के अंदर। दक्षिण ईस्ट एरिया ये भुवनेश्वर के अंदर, और दक्षिण ईस्ट सेंट्रल ये दिया है बिलासपुर के अंदर। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, ये सही है। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये बिलासपुर के अंदर है, ये भी सही है। लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में नहीं है, ये हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, साउथ ईस्ट रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ऑफिस अलग अलग हैं। जो एरिया है वो कोलकाता के अंदर आता है, लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, जगह का नाम कोलकाता ही है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ही। अगला है प्रश्न नंबर 7। थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। जो थर्मस बोतल होती है, जो गर्म पानी की, जो मिल्टन वगैरह की जो हम बोतल रखते हैं, वो समझो मिल्टन की बोतल जो है उस हिसाब से।
तो इनमें क्या काम होता है, अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालते तो ठंडा ही रहता है। तो उनके अंदर एक लेयर लगाई जाती है। तो किस मटेरियल की वो लेयर होती है बोतल के अंदर? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम पेंट, अगला है सिल्वर लेयर, या फिर लेड पाउडर, या फिर मरकरी। तो जो थर्मस बोतल होती है, जो जिसके अंदर बाहर के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड जो जिस टेम्परेचर पे हम रखते हैं वो सेम रहता है। आपको एग्जाम्पल के लिए समझ लेना, मिल्टन की बोतल थर्मस, तो उसके अंदर हम लगाते हैं सिल्वर की लेयर। सिल्वर की लेयर उसके जो इनर जो अंदर का जो है ना, वहाँ पे सिल्वर की लेयर लगाई जाती है, रजत रजत परत लगाई जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की है, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की दे रखी है। नाइट्रोजन हीलियम से हल्की है, नाइट्रोजन है ये हीलियम से हल्की है, ठीक है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखो, हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से हल्की है, और नाइट्रोजन जो है ये हीलियम से भी हल्की है। तो आपको ये बताना हीलियम इसमें से सबसे भारी है, क्या ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन क्या हो गया? गलत है। इसमें ये क्वेश्चन एकदम से रीजनिंग के हिसाब से बनेगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की है, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है ये हीलियम से हल्की है। हीलियम तीनों में सबसे भारी है, ये भारी नहीं होता इसमें, ठीक है, ये जो हल्की गैस भारी गैस है, तो इसमें ये गलत है। इसमें से सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस होती है नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, लाइट गैस, और सबसे भारी गैस होती है इसमें नाइट्रोजन, ध्यान रखना। हीलियम सबसे भारी नहीं आएगा। अगला प्रश्न नंबर 9। कौन सी कथन गलत है? इसमें से ना कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से एक गलत कथन बताना है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। गेरवाई इज ए डिजीज फाउंड इन व्हीट। गेरवाई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, सही है ये। गेरुई रोग गेहूं के अंदर लगता है, गेरुई रोग। अगैती झुलना आलू में पाए जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा ये आलू के रोग है, आलू के अंदर पाई जाती है। खैरा रोग है, ये धान के अंदर पाया जाता है। और यह झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट, ये जौ में पाया जाता है, ये गलत है। फॉल्स स्मट है ये जौ में नहीं पाया जाता, ये धान के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धान के अंदर, पैडी क्रॉप्स के अंदर, PADDY। पैडी क्रॉप्स जो धान होती है उसमें पाया जाता है ये फॉल्स स्मट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, जो गलत दिया है। अगला प्रश्न नंबर 10। कौन सी जंगली गोभी से नहीं निकलता? ये अलग अलग गोभी के प्रकार दे रखे हो, आपको बताना इनमें से कौन सी जंगली गोभी नहीं है। ब्रोकली, फूल गोभी, ये सारी गोभी होती है, गोभी के प्रकार हैं। ब्रोकली, कैलीफ्लावर, कोहराबी और पालक, स्पिनच जिसको बोलते हैं, स्पिनच। तो इसमें से आपको बताना कौन सा इसमें है जो जंगली गोभी का हिस्सा नहीं है। तो ब्रोकली हो गया, कैलीफ्लोरी हो गया और ब्रूसेल हो गया, ये सारे ये जंगली जो गोभी है उसके प्रकार होते, लेकिन पालक इसमें नहीं आता। पालक जंगली गोभी नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 दिया है कि दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडो, देखो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नया विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। ये 2018 का डाटा है, अभी हाल में ही एक नया विंडो लॉन्च करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और उसकी ओपनिंग के लिए डोली चाय वाला जो है ना, उसको बुलाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको वो ज़रूर चेक कर लेना है कौन सी विंडो की जो लॉन्चिंग है जो माइक्रोसॉफ्ट करने वाली है अभी। अगला प्रश्न नंबर 12।
ये कंप्यूटर के हैं दोनों ही प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS ऑफिस का इनमें से एक वर्जन है, वो कौन सा नहीं है? बाकी 3 MS ऑफिस के वर्जन हैं। MS ऑफिस 2000 भी होता है, 2003 भी, 2007। विस्टा, ये विस्टा एक विंडो होती है, MS ऑफिस नहीं होता। MS विस्टा एक विंडो का टाइप है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हम विंडो बोलते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विस्टा। ऑप्शन सी इसमें गलत दिया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक किसी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में चिन्हित करता है? एक ही पते पर डिलीवरी के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड द्वारा कई ऑर्डर प्लेस किया गया हो तो? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक मार्क्स ए पर्सन एज ए फ्रॉडस्टर if many orders are placed to be delivered at the same address by different credit card? ये कब होता है? जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल आती है, कई बार आपने देखा होगा, तो अलग अलग एक ही जगह पे एक सेम ऑर्डर पे अलग अलग मोबाइल जैसे सस्ते होते, जैसे सेल आती है तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं। तो ये टेक्निक डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करती है, जो कंपनियां वगैरह हैं वो यूज़ करती हैं ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए? तो वो जो टेक्निक है वो टेक्निक होती है पैटर्न डिटेक्शन। पैटर्न डिटेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये पता लग जाता है कि एक ही ऑर्डर सेम एड्रेस पर जा रहा है अलग अलग आईडी से, ठीक है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड यूज होगी फ्लिपकार्ट पे जैसे, लेकिन ऑर्डर आएगा वो एक ही। जैसे दुकान वाले क्या करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल आती है तो एक साथ बहुत सारे आइटम ऑर्डर लगा देते हैं रात को 12 बजते जैसे सेल स्टार्ट होती है। तो इस वजह से ये पैटर्न डिटेक्शन की हेल्प से फ्रॉड रोका जाता है। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रपति चुनाव का विजेता निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे वेनेजुएला के। देखो हाल फिलहाल में जो किसी के प्रधानमंत्री बना है कोई देश का, या किसी का प्रेसिडेंट बना है, तो ये आप ज़रूर देख लेना हाल फिलहाल का करंट डाटा के हिसाब से, क्योंकि ये 2024 का तो कोई पूछेगा नहीं। 2025 में जो जनवरी फरवरी में जो बनेंगे उनके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन राष्ट्रपति बना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 20 अगस्त, 31 अगस्त। तो ये बनाया जाता है 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है 29 अगस्त के दिन ये बनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर है, ठीक है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है भारत में। अगला है प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है बेंगलुरु कर्नाटका में, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी अटल नगर छत्तीसगढ़। तो जो स्मार्ट सिटी है वो है अटल नगर छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है अटल नगर, यानी कि नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर, इसको बोलते हैं नया रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर, ये वो नहीं है, इसके साथ ये नया रायपुर के नाम से। इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी है ये अटल नगर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, भारत नेपाल की सीमा पर मैक्की रिवर पर 158 करोड़ की अनुमानित लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा।
इस पुल को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किसके लिए गए ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि इस 160 करोड़ में एक पुल बनेगा भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत कहाँ से, किस बैंक से, कहाँ से भारत जो वो लोन लेगी, कौन भारत को फंडिंग करेगा? आरबीआई करेगा, एडीबी करेगा, बैंक ऑफ नेपाल या फिर वर्ल्ड बैंक। तो भारत को जो पैसा देगा वो देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भारत को ऋण देगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के अंदर जो मनीला है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला। मैक्की रिवर कहाँ पर है? इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न नंबर 18, तुजू दर्रा किस राज्य में है? तुजू दर्रा किस राज्य के अंदर है? मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो तुजू दर्रा है ये है मणिपुर के अंदर। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। ठीक है, ये 18 जीके के क्वेश्चन थे, इसमें कंप्यूटर भी आ रहे सारा कुछ। अब प्रश्न नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है हरियाणा जीके। यहाँ से अब हरियाणा जीके स्टार्ट होती है प्रश्न नंबर 19 से। अब आगे सारे जो क्वेश्चन हैं वो हरियाणा जीके के हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्न हरियाणा जीके के अब होने, सारे 19 से लेकर 40 तक के सारे। प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में है, यानी कौन सी रेखा से 300 मील उत्तर में हरियाणा है? भूमध्य रेखा से, स्ट्रेट लाइन से, ग्रीनविच लाइन से या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से? तो भारत के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजरती है? वो जाती है कर्क रेखा। तो हरियाणा जो हो कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। ठीक है, भारत में से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, राजस्थान गुजरात के इधर से। तो कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में हरियाणा है। अगला है प्रश्न नंबर 20 कि 1857 के विद्रोह में हिसार में नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन हिसार? 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें हिसार से किसने नेतृत्व किया था? रणविजय सिंह, वाजिद अली, हुकुम सिंह या फिर मोहम्मद आजम? तो हिसार से जो नेतृत्व किया था वो क्या था? मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने हिसार से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं होता? यानी कि 4 जिले हैं, इसमें से 3 ऐसे हैं जहां से यमुना नदी जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट में से नहीं जाती। तो यमुना नदी यमुनानगर से प्रवेश करती है, उसके बाद पानीपत, करनाल, सोनीपत होती हुई आगे दिल्ली की साइड चली जाती है। लेकिन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी का कोई काम नहीं है। यमुना नदी का महेंद्रगढ़ में कोई प्रवाह नहीं है, इधर की साइड यमुना नदी नहीं बहती। अगला है प्रश्न नंबर 22, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और एससी जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? हरियाणा में पंचायत में अगर को भाग लेना है सरपंच बनने के लिए या पंच बनने के लिए, सरपंच की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए और वुमेन को कितनी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10वीं पास, 12वीं पास या फिर 8वीं पास? तो जो सरपंच बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 8वीं पास होना चाहिए। एससी कैटेगरी को 8वीं पास, बाकी को 10वीं पास होना चाहिए सरपंच बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगला प्रश्न नंबर 23, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य क्या है? यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। कौन सी एक लोक नाट्य सामग्री है हरियाणा की जो खुले में स्टेज पर की जाती है? नौटंकी, सांग, कठपुतली, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के अंदर क्या किया जाता है? सांग। स्वांग बोल लो या सांग बोल लो,
ये हरियाणा की एक लोक नाट्य कला है जो खुले रंगमंच पर दिखाई जाती है। सांग ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24, कौन या किसने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई करी थी और हरियाणा के सबसे युवा पर्वतारोही बने थे? हरियाणा के जो सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने थे जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी? नरेंद्र यादव, संतोष यादव, अनिता कुंड या फिर वीरेंद्र सिंह? तो वो थे नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव सबसे युवा पर्वतारोही बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। अगला है प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के झज्जर जिले में जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्टेडियम है जहां आरा बाग स्टेडियम, और इसका नाम बदल दिया गया है। तो नया नाम क्या रखा है? हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम या फिर राव तुलाराम स्टेडियम? तो जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर अब रखा है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 26, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? कुरुक्षेत्र, कैथल या फिर कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और अंबाला? तो इससे जो डिस्ट्रिक्ट नहीं आता वो नहीं आता कैथल। कैथल अंबाला पुलिस कमिश्नरी के अंदर नहीं आता है। पुलिस रेंज है, ध्यान रखना, डिवीजन अलग है वो, ये पुलिस रेंज दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न नंबर 27, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस रूप में जाना जाता है? भिवानी को हरियाणा का क्या कहा जाता है? इंदौर, मथुरा, काशी या कर्णभूमि? तो भिवानी को क्या कहा जाता है? काशी कहा जाता है। छोटी काशी कैथल को कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है हरियाणा की काशी। प्रश्न नंबर 28 है, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें किसने इब्राहिम लोधी को हराया था? तो वो हराया था बाबर ने। पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखना कब कब हुई थी, ठीक है? 2 1500 में हुई थी, एक 1600 में हुई थी। आपको ध्यान रखना कब कब हुई थी, डेट एग्जैक्ट किस किस के बीच में हुई थी और कौन जीता था। अलग से वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हो हरियाणा जीके के, उसमें सारे क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 29 है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? करनाल के अंदर कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील, फड़खल झील, तलियार झील या फिर कर्ण झील? तो कर्ण झील है ये करनाल के अंदर है, तलियार झील रोहतक के अंदर है, सुल्तानपुर झील गुड़गांव के अंदर है, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा की जो झीलें हैं जितनी भी, ये सारी आपको याद रखनी है ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? हरियाणा में पंचायती राज त्रिस्तरीय होती है। पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है ब्लॉक लेवल का, फिर होता है जिला पंचायत। तो जो ब्लॉक लेवल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक लेवल का, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है? अगला है प्रश्न नंबर 31, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला अब मैं बताता हूँ आपको 2025 का डाटा। थीम स्टेट 2 चुने गए थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ध्यान रखना पूछा जाएगा ये सीटी के अंदर, सूरजकुंड मेले के ऊपर प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रख लेना। थीम स्टेट की बात करें तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2 थीम स्टेट बनाए गए थे। थीम कंट्री की बात करें तो जो बिम्स्टेक के जो देश हैं वो सारे बनाए गए थे। बिम्स्टेक कंट्री जितने भी हैं वो सारे थीम स्टेट बनाए गए थे। सूरजकुंड मेला 2025 जो लगा था, ये लगता फरीदाबाद के सूरजकुंड में।
कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। ये फरवरी महीने में ये लगता है। सूरजकुंड मेले का सारा डाटा है जो आपको याद रख लेना है। सूरजकुंड मेला और गीता जयंती, यहाँ से प्रश्न आपसे 101% पूछेगा। ये ध्यान रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है सूरजकुंड मेले का। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 32। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर ए हिंद, और ये किसको दिया गया था? देखो, केसर ए हिंद एक तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब त्याग दिया था महात्मा गांधी ने भी, और इसके अलावा किसको दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि? वो दी गई थी लाला मुरलीधर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाला मुरलीधर हरियाणा से है। इनको अंग्रेजी सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, लाला मुरलीधर को। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 33। हरियाणा को क्या कहा जाता है? फूलों की भूमि, मंदिरों की भूमि, भारत की गेहूं की कटोरी या फिर पवित्र राज्य? तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है हरियाणा को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला है प्रश्न नंबर 34। सोहना नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सोहना जो मेवात के अंदर है, सोहना ताउडू। तो सोहना जो जगह है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? झील के लिए, बाग बगीचे के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, या फिर आधुनिक भवनों के लिए? तो सोहना जो प्रसिद्ध है वो है गर्म पानी का जो कुंड है उसके लिए। गर्म पानी के झरने हैं सोहना के अंदर, इसलिए सोहना प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35, और यह है कि पेहवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? यानी कि कहने का मतलब कि पेहवा जो है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, करनाल में, या फिर सिरसा में? तो पेहवा जो आता है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? यह कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पेहवा काफ़ी धार्मिक जगह है और यह कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है पेहवा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? साहिबी नदी, देखो साहिबी नदी जो है ये दक्षिण हरियाणा में बहती है। ठीक है, और ये राजस्थान से लेकर हरियाणा में आती है। ये राजस्थान से शुरू होती है। तो इसका उद्घाटन जो यानी कि जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है? राजस्थान के सीकर से। साहिबी नदी जो सबसे पहले निकलती है राजस्थान के सीकर जिले से ये निकलती है। अगला प्रश्न नंबर 37। इसमें से कौन सा मतलब गलत मिला रखा? 3 सही है, 1 गलत है। कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र, कला अम्ब पानीपत के अंदर, बीरबल का छत्ता नारनौल में, चोर गुंबद जींद में। तो इसमें से 3 सही है और जो गलत है वो मैं बता देता हूँ, वो है चोर गुंबद। चोर गुंबद जींद में नहीं है, वो नारनौल के अंदर है। बीरबल का छत्ता भी नारनौल में है, चोर गुंबद ये दोनों ही नारनौल के अंदर है। कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर और कला अम्ब कहाँ पर है? ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है कला अम्ब। अगला प्रश्न नंबर 38। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में? देखो ये नाभिकीय बिजली संयंत्र, ये नाम सुनते ही आपको फतेहाबाद के अंदर एक जगह है और वो है गोरखपुर। गोरखपुर गांव है फतेहाबाद, वहाँ पर बनाया जा रहा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिजली पैदा करने के लिए 2800 मेगावाट का। गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई? अम्बाला कब बना था? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966, 5 दिसंबर 1967, 1 नवंबर 1967 या 1 जनवरी 1967? तो अम्बाला हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, जींद हो गया,
जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से अम्बाड़ा भी था एक, जो 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से एक जिले का नाम अम्बाड़ा था। ठीक है, तो अम्बाड़ा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को ही। लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। हरियाणा राज्य में जिले कितने हैं? तो हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22। सबसे लास्ट कौन सा बना है? चरखी दादरी। दादरी कब बना था? 2016 के अंदर सबसे लास्ट बना है। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 22 जिले हैं हरियाणा में। तो ये टोटल हमारे जीके के 40 क्वेश्चन होते हैं। 22 क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, 18 क्वेश्चन है नेशनल जीके प्लस कंप्यूटर के मिलाकर। जीके का सारा टॉपिक यहाँ पे होता है। इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश, हिंदी और आगे। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हमने डिटेल में सारे देखे हैं। हरियाणा जीके के भी आ गए, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट, और यहाँ से शुरू होती है इंग्लिश। पहला प्रश्न है, खालिस्तान फिलअप करना है। आई मेक फ्रेंड्स खालिस्तान आई गो। मैं दोस्त बनाता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो इसमें क्या आएगा? मोर एवर, हाउ एवर, वेयर एवर और वेन एवर। तो इसमें आएगा वेयर एवर, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर दोस्त बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 41 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, वेयर एवर, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी। अगला प्रश्न नंबर 42 42, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। दे नेवर ब्लैंक दोज हु हैव डन रॉन्ग। जिसने गलत किया है वे उनको क्या नहीं करते? तो वो होता क्षमा नहीं करना। जो गलती करता है उनको वो कभी भी माफ़ नहीं करते। कंडम, ब्लेम, आउटक्रेज या फिर फॉरगिव। तो फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो जो गलती करता है वो उनको कभी भी माफ़ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉरगिव इसके अंदर आएगा। अगला प्रश्न ईडियम बताना है आपको, और ईडियम है कि लाइक ए केक वॉक, यानी कि केक पर चलने जैसा। केक पर चलने जैसा, इसका मतलब है कि काफ़ी आसान, एकदम जो हिंदी में बोलते हैं ना, एकदम हलवा टाइप का वो। ठीक है, एक्सट्रीमली इजी, काफ़ी हल्का, काफ़ी आसान, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं एकदम हलवा जैसा है। अगला है, एक और इडियम दिया है इसमें, और वो है कि टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है कि मौसम के अंदर रहना, यानी कि बीमार होना, अच्छा फील नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सारे ही ऑप्शन इसमें सेम सेम है, और इसका आता है टू नॉट फील वेल, अच्छा महसूस नहीं करना। टू बी अंडर द वेदर का आप सिंपल इतना समझ लो कि मौसम की चपेट में आ जाना। जैसे हम सर्दी की चपेट में आ गए तो बीमार हो गए, अचानक गर्मी लग गई तो लूज मोशन लग गए, इस हिसाब से टू नॉट फील वेल, मौसम की चपेट में आने से अच्छा ठीक महसूस नहीं करना। अगला प्रश्न नंबर 45, और इसमें वन वर्ड बताना है, और ये दिया है कि समथिंग नेवर डन ऑफ नोन बिफोर। कोई ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं की गई हो। ठीक है, समथिंग नेवर डन ऑफ नोन बिफोर। तो ये ऐसी चीज़ क्या है? वो होती है एकदम से अद्वितीय, जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। अद्वितीय यानी कि होता है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी कि जो पहले कभी किसी ने ना करी हो, ना देखी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 46, और इसमें बताना है वन वर्ड ही, वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप। जो पानी जो लीक होता है उसको जो रिपेयर करता है, तो पानी वगैरह जो लीक करता है वो कौन काम करता है? ये काम किसका होता है? प्लम्बर का। किसका आएगा? प्लम्बर का। ठीक है,
पानी का जो काम करता है वो कौन करता है? प्लम्बर। कारपेंटर क्या होता है? बढ़ई। मैसन क्या होता है? मिस्त्री। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। ये आपको नाम इनके हिंदी में याद रखना, आप काम अपने आप समझ जाओगे। इसका सिनोनियम आपको बताना है। वर्ड क्या है? सुटेबल। कोई चीज़ सुटेबल है, मान के कोई योग्य है, कोई चीज़ अपने लायक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आइडल नहीं। आइडियल तो अलग है, आइडियल तो होता है कि परफेक्ट होना एकदम। ऑकवर्ड मतलब अचानक से भयानक स्थिति में, तो वो होता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट यानी कि सूटेबल, जायज़ बात करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सिनोनियम हो जाएगा सूटेबल का, अप्रोप्रिएट। स्पेलिंग बतानी है मिलेनियम की। मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो वो आएगी MILLENNIUM, मिलेनियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ से शुरू है। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। उन्होंने कुतुब मीनार की यात्रा करी, जो दिल्ली में मोस्ट अट्रैक्टिव कुतुब जो देखने की चीज़ है। तो देखो इसमें क्या लगा है? मोस्ट। मोस्ट अट्रैक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? द आएगा, तो विच इज द मोस्ट। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट तीन होता है, तो मोस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा। प्रश्न नंबर 50 है, और इसमें भी एरर बताना है कि द रोड वाज ब्लॉक सिंस इट वाज इन रिपेयर। रोड ब्लॉक था क्योंकि ये रिपेयरिंग, मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो इस पे आएगा द रोड वाज ब्लॉक, रोड ब्लॉक सिंस इट वाज इन रिपेयर नहीं आएगा, इट वाज रिपेयरिंग। रिपेयर की जगह क्या आएगा? रिपेयरिंग आएगा, ING आएगी, वर्ब की फॉर्म के साथ ING आएगा, रिपेयरिंग यहाँ पर आएगा। द रोड वाज ब्लॉक सिंस इट वाज रिपेयरिंग, इन रिपेयर नहीं आएगा, रिपेयरिंग आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी आपको एरर बताना है। द क्वेश्चंस आर सो सिंपल दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। द क्वेश्चन आर सो सिंपल द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, कैन अंडरस्टैंड दिस, देम और देम, तो वो आएगा कैन अंडरस्टैंड देम। इट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल यूज किया जाएगा किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस प्लूरल है तो इट नहीं आएगा, वो आएगा देम उसकी जगह, कैन अंडरस्टैंड देम। अगला है, इसमें भी आपको बताना है एरर से संबंधित। द मूवी उड़ी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सर्जिकल स्ट्राइक by the Indian Army towards militants in POK। उरी मूवी जो हमें बताती है, जो POK में जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताती है। तो इसमें एरर, किसी में जो एरर है वो आएगा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स की जगह क्या यूज़ किया जाएगा? अगेंस्ट। टुवर्ड्स होता है किसी के साथ, अगेंस्ट होता है किसी का लड़ाई दुश्मन के अगेंस्ट होता है, तो टुवर्ड्स की जगह क्या यूज किया जाएगा? अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन POK। लड़ाई किसी के विरुद्ध लड़ी जाती है, अगेंस्ट लड़ी जाती है, किसी के टुवर्ड्स नहीं लड़ी जाती। अगले में ये PQRS जो हम बोलते वो दिया है, ये सेंटेंस A है, ये B है, और उसके बाद C और D करके ये पैराजम्बलिक जो बोलते हैं वो दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये D दिया है। आपको इनका करेक्ट फॉर्म बतानी है, तो आप इसको थोड़ा सा करके देखना, और ACBD ये इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। अगला भी पैरा जम्बलिंग का दे रखा है। ठीक है, PQRS जो बोल के हम जो करते हैं वो वाला ये, और इसके भी आपको करनी है, और इसमें भी ACDB करके ये करेक्ट हो जाएगी इसकी। प्रश्न नंबर 55 इंग्लिश का लास्ट,
ये एंशिएंट पैसेज से जो पैराग्राफ आएगा ऊपर उसमें से क्वेश्चन सोल्व करने का है। तो ये 15% इंग्लिश के हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए, टोटल 55% हो चुके हैं। अब हम 15% करेंगे हिंदी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। अब वह बताना कौन सा है, भारत, श्याम, दक्षिण और आ। तो ये तो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा। आ क्या है, ये एक अव्यय है। आ क्या है, ये एक अव्यय है, यानी कि इसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे, ये अव्यय है। निम्नलिखित में कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा एक पुल्लिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग शब्द है। रतन, नकल, बचपन और मोती। आप बोल के देख लेना, जिसके साथ ई की मात्रा लगे वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। रतन पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं, नकल करती है, नकल होती है। तो नकल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, नकल पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 58 है, क्रियापरक व्याकरणीकरण कोटि चिन्ह कीजिए। क्रियापरक, और इसमें है कि क्रियापरक व्यापारणिक कोटि कारक कौन है, इसमें से वो कारक है। ठीक है, व्यापारणिक कोटि चिन्ह कौन से होते हो, कारक। क्रियापरक जो व्याकरणिक कोटि चिन्ह कौन होते हो, कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, अधिकरण, संबोधन, संबंध जो भी हैं वो सारे के सारे। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द पहचानिए। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, निद्रा, अचरज, चबूतरा, अलमारी। तो अलमारी जो है, जो अलमीरा हम बोलते हैं अलमारी, ये विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 60 है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है, लोगों ने मार मार कर उसे अधमरा किया। तो इस शब्द में आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, अधमरा जो है ये क्या होता है, ये तो अधमरा जो वर्ड है ये क्या है, उपसर्ग है। अध, ए उपसर्ग है इसके अंदर, अध, अध जो है वो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द। साहचर्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, साहचर्य का। तो साहचर्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, वैमनस्य, विनियोग, असहयोग या फिर अलगाव। तो ये होता है अलगाव। साहचर्य मतलब साथ रहना, अलगाव मतलब अलग होना। हवा का पर्यायवाचक, हवा, अनिल। अनल तो होता है आग का और अनिल होता है हवा का, ध्यान रखना। अनल होता है आग का। प्रश्न नंबर 63 है, अनेकार्थक शब्द। सारंग का एक अर्थ, यानी कि सारंग के 3 अर्थ दिए हैं, चौथा एक इसमें से नहीं है, वो क्या है। सारंग भौरा को भी बोलते हैं, तलवार को भी बोलते हैं, कामदेव को भी, लेकिन ज्योतिषी जो है वो सारंग नहीं होता। प्रश्न नंबर 64 है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, तो गलत है, युगल। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, युगल कहलाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 65 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के जो भीतरी भाग उसको किस नाम से जानते हैं, गर्भगृह, अंतपुर, भीतरीतल या रनिवास। तो कहते हैं अंतपुर। महल का जो भीतरी जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अंतपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संधि का गुण है। ये 4 गुण है, तो कौन सा एक संधि का गुण है। संधि का अर्थ अलगाव, नहीं, गलत है। संधि का अर्थ है जोड़ना। संधि में समास होता है, संधि में समास होता है, ये भी जरूरी नहीं है। समास के अंदर संधि होती है, संधि में समास नहीं।
और अगला है संधि निरर्थक शब्दों से मिलाकर सार्थक शब्द बनाती, ये भी गलत है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। संधि अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, निरर्थक नहीं आएगा यहाँ पे, कैसे भी अक्षरों को मिलाकर निरर्थक नहीं आएगा यहाँ पे। आज जन्म शब्द में कौन सा समास है? आज जन्म, जिसका जन्म ही ना हुआ हो। इसके अंदर क्या समास है? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास आएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 6 नहीं 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, 8। प्रश्न नंबर 69 है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। ये याद होना चाहिए। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। देखते याद आना चाहिए। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2, स्वर और वर्ण के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, श्रृंगार के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता, एक लोकोक्ति है, उसका अर्थ होता है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तो ये 70% हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। ठीक है, 70% पूरे। मैथ का पहला सवाल है प्रश्न नंबर 71 से, 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 4 शेषफल रह जाता है जब वो है 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। यानी कि इस सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये चारों 8 के मल्टीपल हैं, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, और इन सभी को अगर 6 से 9 से 15 से 18 से भाग दे तो 4 शेष बचना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है वो? तो इसमें एक चीज़ देखो, 94, ये 8 का न्यूनतम फैक्टर होना चाहिए सबसे पहली बात। तो ये चारों संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। 94 जो है ये 8 से भाग नहीं होता और ना ही 98 8 से भाग होता। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ये चारों तो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, लीस्ट कॉमन डिविजिबल बाई 8, 8 का सबसे छोटा गुणनफल। तो 94 भी 8 से भाग नहीं होता, ठीक है, और ना ही 98 8 से पूरा भाग होता। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब 180 और 184 में से अगर हम भाग दे के देखें तो 18 को अगर 180 से भाग देंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। हमने शेष बचाना है 4, तो ये बचेगा ऑप्शन सी में। ठीक है, ज़्यादा ये ऑप्शन तो पुट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें ऐसे ज़्यादा सवाल सोल्व करने के लिए। ठीक है, आराम से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 47, 95 और 187 से भाग देने पर प्रत्येक संख्या में शेष समान बचे। ये 4 संख्या है, चारों में से वो संख्या बताओ जो उनको अगर इन तीनों से भाग दे, यानी कि 47 को 13 से भाग दे, 95 को भी 13 से और 187 को भी 13 से, तो तीनों दशाओं में शेष बराबर बचना चाहिए और इसलिए लार्जेस्ट नंबर पूछा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन से देखें तो 187 जो है ये देखते रहो कौन सा किस चीज़ का मल्टीपल है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अगर ये किसी का मल्टीपल नहीं है तो सीधी सी बात है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्या, क्योंकि 95 तो भाज्य है, ये तो अभाज्य है नहीं, तो इसमें आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। आपसे ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा। पहले इसको 13 से भाग दो, फिर 4 से, फिर 9 से और 7 से। ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर इनमें से कोई भी संख्या भाग होती किसी भी संख्या से इनमें ऑप्शन से,
तो वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई पूरा पूरा इससे भाग हो रहा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन बी आ जाएगा, 4 ऑप्शन से ही करना है अगला ये। अगला है प्रश्न नंबर 73। एलसीएम और एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का, एलसीएम 75, एचसीएफ 5 और उनका अंतर दिया है 10। देखो हमने क्या पढ़ा है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ क्या होता है, संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर किसी संख्या का एचसीएफ दे रखा है, मान लो इसका एचसीएफ कितना है 5, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x और दूसरी क्या हो जाएगी 5y। ये ध्यान रखना, एचसीएफ का मल्टीपल ही हम संख्याएं मान के चलते हैं। पहली संख्या होगी 5x, दूसरी होगी 5y। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ करके आपको निकालना है। एलसीएम कितना है 75, एचसीएफ कितना है 5, बराबर संख्या कितनी हो जाएगी 5x गुणा में 5y। x गुणा y कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15। ठीक है, इनका अंतर दे रखा 10, 5x माइनस, देख ध्यान रखना यहाँ पे x माइनस वाई नहीं आएगा, 5x माइनस 5y आएगा। वो दे रखा 10, तो x माइनस वाई आ जाएगा 2। x माइनस वाई आ गया, x गुणा y आ गया, इनका योग पूछा x प्लस वाई, ये आपसे पूछा है, तो स्क्वायर का फार्मूला लगा के ये निकाल लेंगे। ठीक है, संख्या ध्यान रखना 5x 5y मान के करना, सही निकल जाएगा फटाफट से। अगला है सिंप्लीफिकेशन का। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल जरूर आता है, हर बार आता है। बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा 5/2, ऑफ का मतलब गुणा और भाग का मतलब ये -2, पहले ऑफ सोल होगा 1/7, भाग में 7 का मतलब क्या है, भाग में 1/7 का मतलब है 7/1, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 25/4 दूनी 8, 25 में से 16 गए तो 9/8, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 9/8। अगला है प्रश्न, 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उसमें एक शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाए। यदि 24 छात्रों का प्रारंभिक वजन 30 किलोग्राम है तो शिक्षक का वजन बताओ। देखो 24 बच्चों का शामिल हो, 24 बच्चे थे पहले, उनका 2 किलो औसत वजन बढ़ गया। अगर शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो यानी कि सभी 25 का एवरेज 2-2 बढ़ गया, तो यानी कि टोटल वेट कितना बढ़ गया, अब 50 किलो वेट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, पहले एवरेज कितना था 30, 50 एक्स्ट्रा और आ गया, तो इस हिसाब से टीचर का वजन कितना हो गया 80 किलोग्राम। देखो वजन 24 बच्चों का तो वजन बढ़ गया 2-2 किलोग्राम, लेकिन उसमें टीचर को शामिल करने के बाद सभी का बढ़ गया, यानी कि एवरेज 25 बच्चों की 2-2 बढ़ी है। 24 बच्चे प्लस एक टीचर, 25 बंदों की एवरेज 2 बढ़ी है, तो इस हिसाब से टोटल वजन कितना एक्स्ट्रा आया है 50 किलो। 30 एवरेज पहले थी, 50 किलो वजन एक्स्ट्रा, तो टीचर का वजन टोटल कितना हो गया 80 किलोग्राम टोटल टीचर का वजन हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 76, ए और बी का अनुपात है बी और सी का। देखो बी इधर 8 है और इधर 7, तो इनको बराबर बनाओ, इसको 7 से गुणा करके इसको 8 से, और ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकाल सकते हो। यह आएगा 49, 56 और 9 7 63, कहाँ है 49, 56 और ये 9 8 72, हाँ ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 9 8 72, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76। अगला है प्रश्न नंबर 77, और इसमें कि एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, उसके बाद जो परिणामी संख्या आई उसको 25% कम कर दिया गया, तो ये बताओ कि संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई थी। यानी कि पहले कोई संख्या अगर 100 थी तो उसको 40% बढ़ा दिया गया था, अब कितनी हो गई थी, वो 140 हो गई थी। अब इसने कहा कि जो परिणामी संख्या है उसमें से 25% घटाया गया, यानी कि 140 में से 25% घटाया गया, तो 140 का कितना बचेगा 75%, यानी कि 3/4 बच गया। और इसको 4 से काटो तो आएगा 35, 35 से कितना हो गया 105। पहले संख्या थी 100, अब कितनी हो गई 105, कितना परसेंट बढ़ गई संख्या, सिर्फ और सिर्फ 5%।
देखो आप ऐसे मान के चलते हो भाई 40% का ये मान के चले 5 थी और 7 हो गई, ऐसा मत करना। 100 मानने का फ़ायदा क्या है कि 100 से सीधा 105 हो गया, आपको दोबारा परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 100 का सीधा 5% 105 सीधा सीधा निकल गया। ठीक है, 5 से 7 मत बढ़ाना, फिर 1/4 करोगे, फिर उसका 3/4 निकालोगे, फिर उसका लास्ट में परसेंटेज निकालना पड़ेगा। भाई 5 से 7 बढ़ाई, फिर 7 का 3/4 कर देना है, तो 21/4 हो गई है। और ये 5 से कितना बढ़ गई, ऐसे 5 चौक 20, 1/4 उस हिसाब से निकलेगा, क्या फ़ायदा। अगला है प्रश्न नंबर 78। एक्स वाई से 80% ज़्यादा है, यानी कि y अगर 100 है तो x कितना आएगा, 180 आएगा। y x से कितना परसेंट कम है, तो कितना है, 80/180 गुणा में 100, इस हिसाब से निकलेगा। 1 0 से 1 0 और ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 400/9 आ जाएगा ये। ठीक है, 400 बटे यानी कि 9 चौक 36 और ये लगभग 44.44% ये आ जाएगा लगभग। आप निकाल के देख लेना इसको। ठीक है, अगला है प्रश्न। रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा, यानी कि एक खरीदी टेबल कितने की, 275 की। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है कि 5060 में 16 टेबल बेची। देखो कॉस्ट प्राइस दे दिया एक का, बेची कितनी, 16, तो एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 5060/16 से देंगे तो ये लगभग 316 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्रय मूल्य है 275, विक्रय मूल्य है 316, तो क्या हो गया, लाभ। इनको घटा देना, लाभ जो आएगा जितनी भी वैल्यू आ गई, सपोज 100 रुपये का लाभ है, लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य करके आप ये लाभ प्रतिशत निकाल देना। इसमें क्या है कि 16 मैचों का विक्रय मूल्य दिया है, तो आपको एक मैच का विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि ये क्रय मूल्य सिर्फ एक मैच का दिया है। तो एक मैच का क्रय मूल्य, एक मैच का विक्रय मूल्य, फिर लाभ निकलेगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 80। 4200 रुपये की एक राशि साधारण वर्ष ब्याज से 3 साल में 5082 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, तो वो क्या होता है, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। इससे आपकी दर सीधी सीधी निकल जाएगी। 42 3 0 से 3 0 कट जाएगी और ये इसको काट लेना, सीधा का सीधा आपका जो रेट निकल जाएगी। पहले इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 3 8 चौ 3 निम 27, 3 चौक 12, 1694 और इसको भाग दोगे तो ये कितने से चला जाएगा, ये काट लेना, इसका सीधा सीधा कट जाएगा ये, क्योंकि 4200। अच्छा सॉरी, एक चीज़ गलत ध्यान देना, ये दे दिया मिश्र धन दे दिया। ब्याज क्या आएगा, ब्याज आएगा 5082 में से 4200 घटाना, फिर ब्याज आएगा आपका, ठीक है, 882 रुपये ब्याज आएगा। 882 गुणा में 100 बटे में 4200 गुणा में 3, ये आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा, 42 दूनी 84, 42 21 और 3 7 21, तो 7% इसका उत्तर आ जाएगा। ये 5082 मिश्रधन है, ये मूलधन तो पहले ब्याज निकलेगा, ब्याज गुणा में 100 और में मूलधन गुणा में समय। अगला प्रश्न नंबर 81। 81 नंबर जो प्रश्न है ये है मिश्रण का, और इसमें दिया है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 में है, तो 4:3 का अनुपात बनाने के लिए पानी कितना मिलाया जाएगा। देखो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो दिया, दूध और पानी का। दूध और पानी कितना था, पहले 2 था, पानी 1 था। उसके बाद इसमें क्या कहा है कि लास्ट में क्या मिलाना, इसमें पानी मिलाना। हमने कितना पानी मिलाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। तो देखो पानी हमने ऐड करना है, तो दूध तो बराबर होना चाहिए, दूध ऊपर 2 है नीचे 4, तो उसको 2 से गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा, दूध ऊपर हो जाएगा 4:2। दूध अब कितना हो जाएगा, 4:2 ऊपर है और नीचे हो जाएगा 4:3। दूध सेम है, पानी कितना मिला है, 1 यूनिट,
ठीक है। लेकिन ऊपर जो वैल्यू दी है 60 लीटर, ये 60 लीटर किसकी दी है? 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू निकालनी, 60/6 करेंगे तो 10 लीटर आ जाएगा। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसमें? 10 लीटर। पहले 2:1 है, दूसरा है 4:3। दूध बराबर करना है, इधर 2 इधर 4, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो 4:2 आ जाएगा। नया अनुपात बनाना 4:3, तो पानी कितना यूनिट ऐड करा? 1 यूनिट ऐड। ठीक है। अच्छा, जो टोटल मिक्स 60 है वो अब 6 की वैल्यू आ गई, ध्यान रखना, हमने 2 से गुणा करने के बाद 6 की वैल्यू 60 है, 1 की निकालने, 10 लीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का। अगला है प्रश्न नंबर 82, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है इस हिसाब का कि ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी उस काम को 21 दिन में करता है। ठीक है। ए 14 दिन में कोई काम करता है, बी 21 दिन में करता है। ए और बी दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, इसको समझाए तो ऐसे समझो, ए कोई काम करता है 14 दिन में और बी करता है 21 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 14 तिया 42, 21 दूनी 42। ए की क्षमता हो गई 3, बी की हो गई 5, 2। टोटल क्षमता कितनी होगी इनकी? 5। ठीक है। ए जो हो 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे? ये 20 यूनिट। टोटल करना कितना है? 42। बच गया कितना? 22 यूनिट। 22 यूनिट जो काम हो बी को अकेले को करना है 2 की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा? 22/2 कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। बचा हुआ काम करेगा बी 11 दिन में, और बी टोटल कितने दिन काम करेगा अगर ये पूछ लेता तो 11 दिन अकेले काम करेगा, 4 दिन इसने ए के साथ काम करा, तो आता उत्तर 15। अब इसने पूछा कि बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है। इस प्रश्न ने पूछा है कि शेष काम कितने दिन में करेगा बी, तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर हो जाएगा 11। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, मोहित 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑफिस जाता है और x मीटर पर सेकंड से वापस आता है। एवरेज स्पीड उसकी 12 मीटर पर सेकंड है, तो x का मान बताओ। देखो, अगर दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। x का मान दे दिया 10, y हमने निकालना है और टोटल दे दिया ये 12। यहाँ से अगर y निकालोगे तो वो आएगा 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन सारे किलोमीटर में दे रखे, ध्यान रखना। ऑप्शन बी उत्तर मत लगा देना, ऑप्शन बी मत लगा देना। 15 मीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 15 गुणा में 18/5 से करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, 18 तिया 54। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, 18 तिया 54। क्योंकि अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई करके, तो y का मान जो आएगा वो 15 मीटर पर सेकंड आएगा, और हमने किलोमीटर पर सेकंड में उत्तर निकालना है ऑप्शन देख के, तो इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका 54 उत्तर आएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, इसके ऑप्शन ट्रिकी दे रखे हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। 84 नंबर ये पाई चार्ट दिया है और इसमें पूछा है कि मिठाई S3 का कुल वजन 450 ग्राम है, 16% की वैल्यू। तो मिठाई S3 में चीनी कितनी है? टोटल वजन है 450, इसमें 16% चीनी है, तो 450 का 16/100 करके निकाल देना है। ठीक है। 450 का 16/100 निकाल देना, वो उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 85, इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताओ। 4 भिन्न है, इसमें से सबसे छोटी बतानी है। देखो, ये जो 5/4 है, तो इसमें तो अंश बड़ा है, हर छोटा, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ऑप्शन से हट जाएगा। ये 2 लगातार संख्याएं हैं, तो ये बड़ी संख्या दोनों, तो ये भी बड़ी भिन्न हो जाएगी। अरे इन दोनों में से निकाला तो आपको पॉइंट में देख लेना। 9 करोगे तो 9 चौक 36, 0.4 समथिंग, और इसको करोगे तो 8 तिया 24, 0.3, यानी कि 3/8 ये बड़ी से सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 3/8।
पॉइंटों में देख छोटी छोटी बिन है ना, इनको पॉइंटों में कर लेना तब आप। ये हमारे 85 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि मैथ पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैथ के 15% हमने करे हैं। अब प्रश्न नंबर 86 से लेकर 100 तक जो 15% बच गए, ये हमारे सारे रीजनिंग के सवाल हैं। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 से अब अपना रीजनिंग स्टार्ट होती है, और ये लास्ट के 15% है जो रीजनिंग के हैं। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट देनी है, और इसमें से आपको बताना है कि जो गो वर्ड ढूंढना है तो वो कितनी स्टेटमेंट यूज़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि नेवर गिव अप को लिखा जाता है जे के पा, गिव एनीथिंग को लिखा जाता है गे पा एस। नेवर गिव अप ये गलत है, यहाँ पे आएगा नेवर थिंग और ये आएगा गो, आपकी जगह आएगा गो, क्योंकि हमें गो का ही बताना है। ठीक है, तो नेवर नेवर इन दोनों में दिया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है जे ई, तो नेवर का तो हो गया जे ई। गिव गिव इन दोनों में दिया है और इन दोनों में कॉमन है ए एस, तो गो का क्या बचेगा बी ई। यानी कि हमें गो को डिकोड करने के लिए तीनों ही स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों की आवश्यकता है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो आएगा कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों कथनों से जानकारी पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 87 है ये रिलेशन का, फैमिली रिलेशन आप सोल्व कर लेना, ये तो काफ़ी आसान होता है। 88 भी फैमिली रिलेशन का है। प्रश्न नंबर 89 है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 मीटर चलता है। पहले पूर्व की ओर चला, यहाँ से लेकर ऊपर की ओर चला 4 मीटर, फिर दाएं मुड़ के 4 मीटर चला। आरंभिक स्थान और समापन स्थान के बीच सबसे छोटी दूरी, तो ये हाइपोटेन्यूस जो कर्ण बन जाएगा, ये एक जो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जो समबाहु त्रिभुज, उसमें 4 ये कर्ण निकालना है, तो कितना आ जाएगा 4√2। ठीक है, 4√2 ये सबसे छोटी न्यूनतम दूरी आ जाएगी। यानी कि वो कैसे निकाल रहा है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर और इसका अंडर कर देना। अगला है कथन निष्कर्ष, और ये कथन दिया है, ये निष्कर्ष दिए। कथन क्या है, कुछ पर्वत झील है, कुछ झील फवारा है, सभी फवारे कार हैं, ये है, ये बनेगा। पहला क्या है, ये कुछ पर्वत, तो ये पहला तो पर्वत, बीच वाला है झील, और फवारा है, ये वाला फवारा है, और ये बाहर वाला क्या हो गया, कार हो गया। ठीक है, ये 4 आपके आइटम बनेंगे। निष्कर्ष है कि कुछ झीलें कार हैं, कुछ झीलें कार हैं, सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि कार है ये बाहर वाला और झील है बीच में वाला। कुछ कारें पर्वत हैं, कार कहाँ पे है, और कार है ये, कार और पर्वत का कोई कनेक्शन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। कुछ फवारे पर्वत हैं, फवारे और पर्वत के बीच में कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिया, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष एक है, जो कथन एक है वो ही अनुसरण करता है। स्टेटमेंट 3 जो है केवल अनुसरण, निष्कर्ष एक ही अनुसरण इसका करता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 ये भी कथन निष्कर्ष का है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। सभी आलू प्याज है, सभी प्याज टमाटर हैं, ये ऐसे कर लेना। सभी गाजर प्याज हैं, तो देखो सभी आलू बीच वाला हो गया, सभी आलू ये प्याज हो गया, सभी गाजर हैं वो भी प्याज है, तो ये प्याज के बीच में इधर आ जाएगी गाजर भी। सबसे बाहर में बनेगा टमाटर, ये सबसे बाहर टमाटर है, दूसरे वाले सर्कल में ये प्याज है, इधर ये एक आलू है और एक सर्कल ये गाजर है। निष्कर्ष क्या है कि सभी टमाटर आलू है। टमाटर क्या है, एकदम बाहर है, तो सभी टमाटर आलू है, ये गलत है। सभी टमाटर आलू हो ही नहीं सकते। कुछ टमाटर प्याज हैं, हाँ कुछ टमाटर प्याज हो सकते हैं, क्योंकि टमाटर एकदम बाहर है और प्याज इसके अंदर है, तो स्टेटमेंट दूसरी सही है। सभी गाजर टमाटर हैं, सभी गाजर टमाटर हैं,
बिल्कुल सही है, क्योंकि गाजर जो है ये प्याज के अंदर है और प्याज ऑलरेडी टमाटर के अंदर है, तो सभी गाजर टमाटर हैं। निष्कर्ष 2 और 3 है, ये सही है। निष्कर्ष 2 और 3 ये दोनों सही हैं। केवल जो कथन 2 और 3 ये अनुपालन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 को ये पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, आपको बिठाना है। ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले ये देखा करो कि एंड कहाँ, एक छोर पे कोई कैसे बैठा है, उस हिसाब से आपको शुरू करना है। 7 मित्र है OPQRSTU, एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। S एक छोर पर बैठा है। Q S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P O और Q के बीच में बैठा है, किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। R T के बाएं बैठा है। P और R के बीच में कौन बैठा है? देखो, इसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट दे रखी, S एक कोने पे बैठा है, तो सबसे पहले S को बिठा लो। S बैठ गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि Q जो बैठता है वो S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, S फिर एक छोड़ के कौन बैठ गया? Q। 3 बंदे हो गए, 4 5 6 7। ठीक है, या तो उल्टा बना लो या एक दिशा में बनाते रहो। उसके बाद आगे क्या दे रखा है कि Q से संबंधित, देखो P जो है वो O और Q के बीच में बैठता है, तो P यहाँ तो बैठेगा नहीं, O और Q के बीच में। अगर Q यहाँ पे है तो एक छोड़ के O आएगा, उसके बाद P बैठेगा, क्योंकि इधर 4 ही हैं तो बीच एग्जैक्ट बीच में तो जो को बनेगा नहीं। इसमें 2 संभावना है भाई। ठीक है, ये छोड़ दो लाइन। P S और O के बीच में बैठता है, लेकिन किसी एक कोने पर भी नहीं है। जो Q है वो कोने पर नहीं, सॉरी P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q, नॉट सिटिंग एट एनी एंड। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ T। इसमें एक स्टेटमेंट में एक लाइन गायब है, किसी भी छोर पर नहीं बैठता, कौन नहीं बैठता ये देखना है। वैसे हम अगर बना के देखें, O और Q के बीच में अगर हम यहाँ पे बैठा दिया P, R T के बाएं बैठा है, R जो है वो T के बाएं बैठा, ऐसे बैठेगा। इसमें पूछा कि P और R के बीच में कौन है? P और R के बीच में Q, ऐसे बन जाएगी। सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, सी उत्तर हो जाएगा इसका। ट्राई करना। अगला है अलग बताना है। रंगास्वामी कप, ये भी हॉकी का। बॉम्बे गोल्ड कप, ये भी हॉकी का। और 2 ऑप्शन कौन से और? नेहरू कप, ये भी हॉकी का। नारंग कप, ये हॉकी का नहीं, ये बैडमिंटन का कप है। ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 में अलग आकृति कौन सी है? तो ये देखो, सारे बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं और ये एक अंदर की तरफ मोड़ रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट डी है, ये जो फिगर डी ये अलग हो जाएगा। अगला है कथन निष्कर्ष। नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, ये कथन हो गया। निष्कर्ष क्या है? पहला कि सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, ऐसा तो कहीं भी जिक्र नहीं किया। हो सकता है दोनों ही सुंदर हो सकता है सुनीता जो नैना की तुलना में कम सुंदर हो, लेकिन नैना को अच्छी लगी हो, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, ऐसा निष्कर्ष कहीं नहीं दिया। सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है, ऐसा भी कोई पहनावे का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। ऐसा तो कहा ही नहीं कि उसके पहनावे से वो ज़्यादा सुंदर दिख रही है, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं इसके। ठीक है, दोनों ही अनुसरण पालन नहीं करता, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना है कि चारों में से अलग कौन सा है। देखो, P से 4 जोड़ोगे, फिर अगला 4 ऐड कर रखे हैं हर लेटर के बाद, ये अलग है। इसमें V के बाद जो A में ऐड किया वो 5 के बाद ऐड किया है, ये आप करके देखना। P में 4 जोड़ोगे T आएगा, T में 4 जोड़ोगे X, X में 4 जोड़ोगे B, B में 4 जोड़ोगे F, N में 4 जोड़ोगे R, R में 4 जोड़ोगे V, V में 4 जोड़ोगे Z, Z में 4 जोड़ोगे D, ऐसे ही आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर V में 4 जोड़ोगे तो V के बाद क्या आएगा? W,
एक्स वाई और जेड, तो जेड आना था, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो अलग है इन सभी से। ये 97 का है, ये इसमें आपको बताना है कौन कैसे बैठा है, सिटिंग अरेंजमेंट है, आप आराम से कर लेना, एक एंड ढूंढ लेना इनमें से कौन किनारे पर बैठा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, सारे एक ही दिशा में देख रहे हैं। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत बाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथे हैं, सिंडी बीना और दीपक का बाएं तीसरे, देखो ये यहाँ से दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। अगर दीपक यहाँ है तो इसके बाएं पर जो तीसरा व्यक्ति है ना, ये एक किनारे पर बैठा, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, दीपक है। दीपक यहाँ पर है, कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दीपक एकदम इसमें बीच में बैठा है, 3 इसके लेफ्ट में है, 3 दीपक के राइट में है, दीपक एकदम बीच में इसमें बैठा है। अब दीपक के 2 पड़ोसी हैं ना, जो सिंडी है ये विनीता और दीपक की पड़ोसी है, तो दीपक और विनीता के बीच में आपको सिंडी बैठानी है, उसके बाद आप ये सोल्व कर लेना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगी, आप सोल्व ज़रूर कर लेना। प्रश्न नंबर 98 है, ये 6 स्टेटमेंट दे रखी है, उसको आरोही अवरोही क्रम में लगाना है, ये लगा लेना। प्रश्न नंबर 99 देखो, ये आपको सोल्व करना है। 60 ये 15 का भाग लग रहा है, 15 को कितने से करेंगे, 4 से, 14 की जगह 4 का मतलब क्या होगा, 10 घटा दिया। 19 152 का पूरा भाग जाता है कितने से, 8 पे, यहाँ पे दे कितना रखा, 18, यानी कि 18 में से 10 घटा रखा है, इस हिसाब से 17 में से 10 घटे तो यहाँ पे बचेगा 7, तो ये 23 गुणा में 7, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, 23। 23 को 7 से गुणा करेंगे तो 161 आता है, तो मतलब जो बीच वाली संख्या है ना, इसमें से 10 10 घटा के नीचे वाले से गुणा कर रखिए, बात इतनी सी है। 14 में से 10 घटा के 4 को 15 से गुणा कर दिया, 60 आ गया। 18 में से 10 गया 8 को 19 से गुणा कर दिया, 152। 17 में से 10 घटा दिया, कितना बचेगा, 7, तो 161 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। लास्ट है प्रश्न नंबर 100, और इसमें भी मिसिंग नंबर बताना है। 6 24 96, यानी कि 6 चौक 24 24 चौक 96, 7 चौक 28 28 चौक 112, 13 चौक 52 और 52 चौक 208, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 204 204। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए हमने पूरे 4 सेट कर लिए हैं, सभी के सारे आंसर सोल्व करवा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए, आप अपनी क्लासेस जारी रखिए, आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा ये सेट तैयार किया गया है। एकदम जो एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम होता है वो हम करवा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आप कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, नॉलेज हब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहले बार देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, हम डेली नई नई टेस्ट सीरीज़ के नए नए जो सेट है वो हम डालते जा रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। फिलहाल आज की क्लास के 100 क्वेश्चन यही थे जो हमने करे हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।